नमस्ते बच्चों, कैसे हो। कल मैंने दो बैलों की कथा क्षितिज का पार्ट 1 कराया था। आज मैं पार्ट 2 कराने वाली हूँ, राहुल सांस्कृत्यान ल्हासा की ओर। तो सबसे पहले हम ल्हासा की ओर के जो राइटर हैं, लेखक है राहुल सांस्कृत्यान, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या है। तो राहुल सांस्कृत्यान का जन्म 1893 में उनके नैनिहाल गांव उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ में हुआ था। उनका मूल नाम जो था वो केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। 1930 में वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर केदारनाथ पांडे से राहुल सांस्कृत्यान रख लिया। और उन्हें काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी, रूसी। उन भाषाओं में महापंडित थे और उन्हें घूमने फिरने का, यात्रा वृत्तांत लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, जिसके कारण उन्हें घुमक्कड़ शास्त्र की भी उपाधि दी गई थी। 1963 में उनका देहांत हो गया था। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचनाएं और शोध पत्र लिखे, जिसमें से मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग प्रकाशित हुए थे। और जब वो तिब्बत गए थे तो तिब्बत की राजधानी ल्हासा वो गए थे, तो उनके ऊपर उन्होंने अपना ये यात्रा वृत्त लिखा था। और इस यात्रा वृत्तांत पर इस पाठ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि 1929-30 में वो तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर गए थे, जो कि नेपाल का एक रास्ता था। और उस समय 1930 के आसपास भारत परतंत्र था, तो भारतीय लोगों को वहाँ पर जाने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। और जिस रास्ते से अगर जाया भी जाता था छद्म वेश धारण करके, यानी कि छिपे हुए वेश में, यानी कि आप जो हो उसका रूप परिवर्तित करके, अपना रूपांतरण करके आप जा सकते थे। तो उसके लिए एकमात्र रास्ता था, वो रास्ता था व्यापारिक रास्ता। व्यापारिक रास्ता भी बोल सकते हैं उसको, सेनानी रास्ता भी बोल सकते हैं। तो उस समय वहाँ पर चीन की कुछ सेनाएं रहती थी उस रास्ते पर, परंतु कुछ समय के बाद वो सेनाएं हट गई थी, तो वहाँ पर तिब्बत के लोगों ने ही अपने रहने के घर बना लिए थे। तो उस रास्ते को पार करके ल्हासा की ओर जाया जाता था। तो हम अब पाठ को पढ़ेंगे कि पाठ में क्या है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने की और समझने की। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, मैंने अभी बता दिया ना कि वहाँ पर जाने के लिए एक रास्ता था, वो रास्ता था व्यापारिक रास्ता। और वो रास्ता सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लिए खुला होता था, एक तो व्यापारिक लोगों के लिए और दूसरा खुला रहता था सैनिक लोगों के लिए। परंतु जब ये गए तो इन्होंने अपना छद्म रूप धारण किया, राहुल सांस्कृत्यान ने, और वो गए भिखारी के वेश में। भिखारी के वेश में इसलिए गए कि उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंडा राज था, और इतना गुंडा राज था कि पहले इंसान को मार दिया जाता था, उसके बाद उसकी जेब को टटोला जाता था कि उसके पास पैसा है या नहीं। समझ रहे हो इस बात को, कि आप पहला पैसे है तो इंसान रिस्क लेता है कि भाई बंदे को मार दे। पर तो वहाँ पर इतना गुंडा राज था कि पहले मार दिया जाता था, उसके बाद उसके पैसे को टटोला जाता था, यानी कि जेब को टटोला जाता था। पैसा मिल जाता तो ठीक था, नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ के डाकू लोग बंदूकों को ऐसे लेके घूमते थे जैसे कि वो डंडा लेके घूम रहे हो। तो बहुत ज़्यादा मतलब माहौल बहुत ज़्यादा गंदा था, इसलिए लोगों को वहाँ जाने पर डर भी लगता था। तो राहुल सांस्कृत्यान ने तिब्बत की यात्रा करी। उस तिब्बत की यात्रा के लिए उन्होंने एक अपने मित्र की सहायता प्राप्त करी। उनके मित्र का नाम था सुमिति, और सुमिति ने उनकी पूरी यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा मदद करी। और ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने उन्हें पैसे का भी लालच दे दिया था कि अगर तुम मुझे ये यात्रा पूरी करा के दोगे और मुझे कुछ किताबें अच्छी, जो कि ऐतिहासिक रूप से जानी जाती है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो मैं तुम्हें और अच्छा खासा उस चीज़ के लिए पैसा दूंगा। तो पैसा किसको बुरा लगता है। तो सुमित उनके मित्र भी थे और उससे उन्हें फ़ायदा भी हो रहा था। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसके बारे में। तो इसमें एक कहा गया है कि सबसे अच्छी बात है जो है कि तिब्बत में जाति पाति छुआछात का कोई सवाल ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं था, और ना ही औरतें पर्दा करती थी। समझे इसका मतलब, कि वहाँ पे छोटे बड़े का किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता था, और महिलाओं को पूरी छूट थी। उनको ये नहीं था कि पर्दे के अंदर रहकर उन्हें एक घर के अंदर बंद रहना है। हाँ, एक चीज़ ये थी कि वहाँ पर निम्न श्रेणी के जो लोग हैं उनको
घर के अंदर आने की मनाही थी, क्योंकि निम्न श्रेणी के लोग हैं, उनसे उन्हें चोरी का डर रहता था। नहीं तो वहाँ पर इतना खुला व्यवहार था कि आप कोई भी किसी के घर में कितनी भी अंदर तक जा सकते हो और आप वहाँ पर अपने चाय का सामान दे के चाय बनवा सकते हो। और हमारी चाय और उनकी चाय में थोड़ा फ़र्क ये रहता था कि हम अपनी चीनी, दूध और अदरक की चाय पीते हैं, परंतु वहाँ की जो चाय होती थी वो होती थी सोडा, नमक, और एक चीज़ और गिरती थी उसमें, क्या था, सोडा, नमक और क्या नाम है, दिमाग से स्किप हो गया मेरे, मक्खन, सॉरी मक्खन, सोडा, नमक और मक्खन, उसको डाल के चाय बनाई जाती थी। उस चाय को आप चाहते तो खुद भी अंदर जाके बना सकते हो चूल्हे चौके पे जाकर, या वहाँ की किसी भी महिला को दे सकते थे और वो बना के आपको पिला सकती थी। तो एक बहुत अच्छी उनकी ये विशेषता थी कि भाई वहाँ पर किसी तरह का छुआछात नहीं था। दूसरा कि आपको पूरी स्वतंत्रता होती थी कि आप जाकर अपनी चाय बना सकते हैं या उनको अपने चाय का सामान देकर उनसे चाय बनवा भी सकते हो। ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया कि वो भिखारी वेश में इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पर लूट होने की डर रहता था। जब भी उन्हें कोई डाकू दिखाई देता था तो वो अपनी टोपी को उतार कर और भीख मांगने लगते थे, ताकि उनको ये लगे कि हम भिखारी वेश में, हमारे पास किसी तरह की धन संपदा नहीं है। अब उसके बाद जो लेखक है वो अपना सुमिति की वजह से उन्हें बहुत अच्छा स्थान भी मिला। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब लेखक 5 साल के बाद वापस वहाँ पर गया था सूट बूट पहन के बहुत अच्छे वेशभूषा में, तो उन्हें वहाँ की सबसे गरीब झोपड़ी में रहने को मिला था। और सबसे गरीब झोपड़ी में रहने का एकमात्र कारण ये भी था कि जो जब 5 साल बाद वो गया तो वो बहुत लेट पहुँचा था, और लेट पहुँचने के कारण वहाँ का क्या होता था कि शाम के समय सभी छद पी लेते थे। और छद पीने के कारण, छद एक तरह का वो होता था उनका, मतलब नशा वाला तरल पदार्थ होता था, उसको पीने के बाद उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता था। तो इसलिए शाम के समय गए तो कुछ लोग नशे में थे, लोगों ने फिर नशे में होने के बाद सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, और उस समय 5 साल के बाद उन्हें सबसे बुरी जगह पर रहना पड़ा। जबकि जब वो भिखारी वेश में गए थे सुमिति के साथ तो उन्हें एक अच्छे खाने पीने को मिला, अच्छे उनके साथ व्यवहार हुआ और अच्छा उन्हें रहने के लिए दिया गया। इसके बाद अब दूसरा दिन, पहला दिन ये निकल गया था उनका। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि भैया अब हमें 17-18 फुट ऊपर एक ढांडे जगह है, वहाँ पर जाना है, और समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है, और इतना मतलब पैदल चलना नामुमकिन है। तो उन्होंने 2 घोड़े कर लिए, एक सुमिति के लिए, एक अपने लिए, और घोड़ों से उन्होंने पूरा रास्ता पार कर लिया। और पार करते करते एक जगह पर सुमिति आगे निकल गई और जो थे राहुल सांस्कृत्यान वो पीछे रह गए। और जब एक जगह ऐसी आई कि वहाँ पर 2 रास्ते फट रहे थे, उनको समझ में नहीं आया कि मुझे एक्चुअली किस रास्ते से जाना है, तो उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। और जब वो 1-1.5 मील दूर चले गए तो उन्हें पता चला कि वो गलत रास्ते पर आ गया, और फिर वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने सही रास्ता लिया। आगे उन्हें सुमिति मिला और सुमिति बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने कहा कि मैंने कितना 3 से 4 बार चाय पी ली, मैं कितना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम कहाँ रह गए थे। तब उसने समझाया कि कसूर मेरा नहीं है, कसूर घोड़े का है। यानी कि